Hello everyone. So welcome to DHC-JJ preparation. So as you all are preparing for DHC-JJ stage 2 examination, so for that हम लोग आज इस वीडियो में एक मॉक पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. I would request you guys to pause the video wherever you need and attempt the questions yourself before you check the answers. Alright. So पहले आप लोग ऐसे तो ये जो मॉक टेस्ट है ये पूरा कंप्लीट मॉक पेपर है. इसमें पार्ट 1 एसे एंड लेटर है, पार्ट 2 में, पार्ट बी में हमारा ग्रामर है और पार्ट सी में हमारा ट्रांसलेशन है. 120 मिनट्स हैं आपके पास टोटल, मैक्सिमम मार्क्स 100. ठीक है. हमारे पास दो ऐसे के टॉपिक हैं इसमें. फर्स्ट टॉपिक इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेसेसिटी और इम्पोजिशन, या फिर इंडिया एट 2047 विजन विकसित भारत. आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें किस टॉपिक पे ऐसे लिखना चाहते हो. 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है. ठीक है. वीडियो को पॉज कर दो और आप अपना ऐसे अटेम्प्ट करो. ठीक है. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स बता देता हूँ, पॉइंटर्स, कि आप किस डायरेक्शन में अपना ऐसे लेके जा सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर आप लिखते हो, अगर आप यूसीसी में ऐसे लिखना चाहते हो, तो आप क्या क्या आप आर्टिकल 44 मेंशन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर यूसीसी को डिफाइन करोगे. ठीक है. वो आपके ऊपर है. बट अगर आप कोई इंसिडेंट मेंशन कर सकते हो जिसकी वजह से यूसीसी की नीड फील होती है, ठीक है, एक अर्जेंट नीड लगती है कि हाँ यूसीसी होना चाहिए, तो आपको वो मेंशन करना है. अगर आपको पता है कि 1985 में एक शाह बानो नाम की जो महिला थी, वुमेन थी, मुस्लिम वुमेन, उनको डाइवोर्स दे दिया गया था बाय हर हस्बैंड. ठीक है. ट्रिपल तलाक का बेसिकली जो केस हुआ था, ट्रिपल तलाक, तो आप वो वाला एक इंसिडेंट इसमें मेंशन कर सकते हो इन इंट्रोडक्शन, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो कि यूसीसी की नीड क्यों है. ठीक है. और फिर आप सब्सिक्वेंटली वहाँ पे आर्टिकल 44 को भी मेंशन कर सकते हो एज डीपीएसपी. ठीक है. एंड देन आप बॉडी में जो चीज़ आप लिखोगे, आप यूसीसी के लिए फॉर्म में बात करोगे, या आप जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब चीज़ें आप इसमें मेंशन करोगे कि जो यूसीसी है इज़ गवर्न्ड बाय द सेम लॉज ऑन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन. ठीक है. वो सब चीज़ें इसमें बताओगे. और किसी स्टेट में अगर ऑलरेडी है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. इक्वालिटी की बात कर सकते हो. और फिर इसमें क्या क्या कंसर्न है, यूसीसी से कुछ कंसर्न भी तो होंगे. पॉजिटिव है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हो रहे होंगे, कुछ तो किसी ने बोला होगा. आर्टिकल 25 हमारा हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है. ठीक है. अब वो किसी का कोई भी रिलीजन फेथ हो सकता है, उस चीज़ का फ्रीडम हमें आर्टिकल 25 से मिलता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है. ठीक है. और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर यूसीसी आ जाएगा, अगर सेम लॉ आ जाएगा, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फीचर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इरोड हो सकते हैं. ठीक है. वो वाली चीज़ मेंशन करनी है. और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में जो एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि यूसीसी अभी कोई नेसेसरी या डिज़ायरेबल नहीं है अभी इस स्टेज पे. इंस्टेड हम पर्सनल लॉज के अंदर कुछ रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर, फिर चाहे वो कोई भी पर्सनल लॉ हो. ठीक है. और फिर हमें अपना कंक्लूजन लिखना है. कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि यूसीसी क्या है, किस तरीके से हेल्प करेगा इक्वालिटी में. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशंस प्रॉमिस है, ये सब चीज़ आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद अगर कोई इंडिया 2047 विजन विकसित भारत में अगर कोई लिखना चाहता है, तो उसमें आपको कोई ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहिए जो कि मे बी पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ हो, या बहुत ही एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा हो इंडिया के लिए. जैसे कि इफ़ यू गाइज नो, चंद्रयान 3 बड़ा ही हिस्टोरिक मोमेंट था जब विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पे लैंड किया था. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री. ठीक है. तो इस चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो और इसको फिर आप कनेक्ट कर सकते हो कि व्हाट इंडिया कैन बिकम बाय 2047, कि जब 2047 में वो डेवलप नेशन किस तरीके का होगा, उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. फिर उसके बाद आप एक डेवलप नेशन, एक विकसित भारत के आप कुछ पिलर्स को मेंशन करोगे. उस पिलर्स में आप इकोनॉमिक बात कर सकते हो,
सोशल बेसिस पे बात कर सकते हो, देन इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग होना चाहिए, वो बात कर सकते हो, ठीक है। और इंडिया एज ग्लोबल लीडर की बात कर सकते हो, जिसमें आप G20 की प्रेसिडेंटशिप को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करते हुए चलना है, और कंक्लूजन में वही कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर, और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप मेंशन कर सकते हो, और किस तरीके से एक डेवलप्ड नेशन हो सकता है इंडिया ऑफ 2047, उस चीज़ के बारे में बता सकते हो आप, ठीक है। देन इतना होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर, वो हमको करना है, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिपोर्टिंग अ financial irregularity noticed in the petty cash register of your section and requesting an inquiry. You are Arjun Mehta, Junior Judicial Assistant Account Section, ठीक है। ये आपको लेटर लिखना है, तो वीडियो को पॉज करो और अपना लेटर लिखो टू द रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली। डेट डालनी है, सब्जेक्ट में मेंशन करना है जो भी आपका सब्जेक्ट है, रिस्पेक्टेड सर मैडम। उसके बाद अपने बॉडी के पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्लियर सब्जेक्ट लिखना है आपको, रिपोर्ट regarding apparent financial irregularity in the petty cash register of the account section and request for inquiry. जब इतना हो जाएगा फिर हम सेक्शन बी ग्रामर में आएंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, करेक्ट एनी एरर्स, इफ देयर इज नो एरर राइट द सेंटेंसेस एज इट इज, ठीक है। आपको बेसिकली सेंटेंस करेक्शन करना है। तो स्टेटमेंट 1 है, द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज इन इंडियन कोर्ट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें मिस्टेक लगती है उसको आप रीराइट करके लिखें। सेकेंड स्टेटमेंट है, नाइदर द एडवोकेट नॉर द जजेस was present when the session began. Statement 3 क्या है, he is one of those officers who always follows the rules without exception. Then fourth क्या है, she has been working in the filing section since 3 years. Fifth, the committee have submitted their report to the registrar general, ठीक है। And last, he was accused for contempt of court during the proceedings. तो ये 6 के 6 आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं करेक्ट करके। अगर कोई सेंटेंस आपको लगता है कि वो ऑलरेडी करेक्ट है तो उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देन वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में से जो भी सेंटेंस एक्टिव है उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, जो पैसिव वॉइस में है उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। अब इसको नोटबुक में, आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट जहाँ पे आपको जो भी लगता है आप आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इफ़ यू वांट टू राइट योर एसेज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, आपको लिख सकते हो। उस पर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो हो सकता है कोई और पढ़े और उसमें आपको कुछ फीडबैक भी मिल जाए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, a landmark judgment was delivered by the full bench of the High Court. Third statement, the court orderly is arranging the case files for tomorrow's hearing. Fourth, has the bail application been placed before the duty magistrate? Fifth, the parliament will enact the new legislation in the winter session. ठीक है। अगेन तो आपको ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, which would be question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल इंटरोगेटिव फॉर्म, ठीक है। आपको इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में डालना है, विच इज सिंपल इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं। अगर क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तब आप उसको नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म करना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, नोबडी कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। Second statement, she always verifies the documents before submitting them to the court. Third statement, every citizen must exercise their right to vote. Every citizen must exercise their right to vote. ये तीनों स्टेटमेंट आपको जो है ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सिंपल इंटरोगेटिव फॉर्म, ठीक है।
इतना आप लोग करो और तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे पार्ट ए में आपका एसे है और लेटर है विच इज़ ऑफ 50 मार्क्स। देन ग्रामर आपका आने वाला है 30 मार्क्स का और ट्रांसलेशन आएगा 20 मार्क्स का। आपको ट्राई करना है कि आपको ये बी और सी सेक्शन में आपको टोटल 50 में से 35 प्लस आप अचीव कर लो। 35 प्लस वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसए और लेटर में क्या होगा कि एसए में आप कितना भी अच्छे लिख के आओगे ना, आपको फुल मार्क्स मिलने की श्योरिटी बहुत कम होगी। ठीक है, तो अगर आप अपने सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी कि ग्रामर सेक्शन और ट्रांसलेशन सेक्शन में, इसमें 2 ट्रांसलेशन आएगी, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी 10-10 नंबर की और 30 नंबर की ग्रामर। तो इसमें अगर आप 35 प्लस स्कोर करते हो और अपने पार्ट ए में अगर आप 30 प्लस भी जाते हो तो भी आपका स्कोर जो है वो 65 के करीब पहुंच जाएगा। अगर आपने लास्ट PYQ जो हुआ था 2020 में, अगर आपने उसकी मार्क्स लिस्ट देखी होगी तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है वो 70-71 बहुत ही जो आउटस्टैंडिंग स्कोर था। अदरवाइज जो बाकी स्कोर थे वो 52 से लेके 65 तक के बीच में ही घूम रहे थे। ठीक है, और इस बार भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन रहेगी कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो यहीं पे लाया करेंगे। और लास्ट टाइम तो जिनके 50 से कम थे वो फेल हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 70 से भी ज़्यादा स्कोर किया था, 70, 71, 72, उनमें से बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए थे। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, टेस्ट पेपर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, वहाँ पे आपको और भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब मॉक पेपर 1। ऑलराइट, सो फोर्थ स्टेटमेंट है, वी शिल नेवर कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। इट वॉज अ वेरी हिस्टोरिक जजमेंट, इसको कन्वर्ट करना है, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 2, इट इज़ अ वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग, इसको भी आपको एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इम्पेरेटिव फॉर्म। विल यू प्लीज प्रोड्यूस द ओरिजिनल ऑर्डर बिफोर द रजिस्ट्रार। सेकेंड, विल यू प्लीज मेंटेन साइलेंस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन कंपेरेटिव फॉर्म। नो अदर, फर्स्ट क्या है, नो अदर फंडामेंटल राइट इज एज इंपॉर्टेंट एज द राइट टू लाइफ। सेकेंड, वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस आर एज ओल्ड एज दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 8 जो हमारे लास्ट टाइम PYQs में जो आए थे, क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, कंपेरेटिव या फिर एक्टिव वॉइस या फिर सेंटेंस करेक्शन, ये सब समवॉट ईजियर साइड पे थे। ठीक है, इसमें आपको जो मार्क्स स्कोर करने को चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अगर डिफ़िकल्टी बढ़ती है तो वो सबके लिए बढ़ेगी, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से जो आपका शुरू होगा ना, इसमें बहुत सारे बच्चे मार्क्स लूज़ करेंगे, 9th, 10th और 11th। ठीक है, यानी कि वोकेबलरीज आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है बट सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्या बोलता है, एवरी एडवोकेट मस्ट कंप्लाई विद द कोर्ट्स कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड क्या है, एज सुन एज द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड द पार्टीज फाइल्ड एन अपील। थर्ड, शी ऑलवेज मेंटेन्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कोर्ट्स रिकॉर्ड्स। फोर्थ, एवरीबडी प्रेजेंट अग्रीड विद द रजिस्ट्रार्स डिसीजन। तो इन चारों को आपको नेगेटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लोकस स्टैंडाई, आपको इसको उसका मीनिंग लिखना है। प्रोमलगेट, थर्ड है कल्पेबल, फोर्थ इज फोर्थराइट, एक्सट्रेडिशन एंड लास्ट इज सगेशियस। ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। अब इसमें जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं ये सब सिमिलर, आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आपको कंफ्यूज करेगा कि एब्सकॉन्ड क्या होता है, एस्केप क्या होता है। ठीक है, आपको इसको, इन दोनों को आपको मीनिंग लिखना है ताकि जो डिफरेंशिएट कर पाएँ, डिस्टिंग्विश कर पाएँ अलग अलग मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट इज एब्सकॉन्ड एंड एस्केप, सेकेंड इज बेल एंड
parole. Third is precede and proceed. Fourth is eminent and imminent. Fifth, explicit and implicit. And sixth, negligent and negligible. Question number 12. Fill in the blanks in the following passages with the most appropriate word from the options given below. There are more options than blanks. Choose carefully. Some options are grammatically correct but contextually wrong. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है. इसको आपको बेसिकली क्लोज टेस्ट है ये आपका. द डैश ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ dash democracy. When judges are free to decide cases without fear or dash, the rule of law is upheld. However, independence alone is not sufficient. The judiciary must also be dash to the people it serves. A court that is both independent and dash of citizens' concerns is the ideal that every democratic nation must dash towards. ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको फिल करना है. आप देख लो क्या फिल करोगे. इंडिपेंडेंस, फंक्शनल, इम्पार्शियल, फेवर, अकाउंटेबल, इंडिपेंडेंट, इंटरफेरेंस, माइंडफुल, स्ट्राइव, रिस्पॉन्सिव, सेपरेशन, एस्पायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस. ये 3 यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, आपको इनको रीअरेंज करके लिखना है. ठीक है. द इज ऑफ इंडिया सुप्रीम, द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड ऑफ दी. ये आपको करना है. वीडियो को पॉज कर देना और इसको अटेम्प्ट करना. और ये वाला सेकंड वाला आप ज़रूर मेंशन करना कमेंट में कि ये वाला आप कर पाते हो कि नहीं. जस्टिस विदाउट एक्सेस डिनाइड इकोनॉमिक shall not be by reason of disability. Question number 14. Direct and indirect speech. Convert the following sentence from direct speech to indirect speech और from indirect speech to direct speech. ठीक है. तो जो डायरेक्ट में दिया है उसको इनडायरेक्ट में करना है. फर्स्ट क्या है. द जज सेड टू द एडवोकेट यू मस्ट सबमिट द रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स बाय मंडे. इसको आपको इनडायरेक्ट में करना है. इसको भी आपको इनडायरेक्ट में करना है. द रजिस्ट्रार अनाउंस्ड द कोर्ट विल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ नेशनल हॉलीडे. थर्ड क्या है. द अक्यूज टोल्ड द मजिस्ट्रेट दैट ही हैड नॉट बीन प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द क्राइम. इसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. और इसको भी आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. द विटनेस said that she would come to the court the following day. All right, let's move to the part C, translation section. Question number 15. Translate the following passage into Hindi. The independence of judiciary is the foundation of a just society. यहाँ पर 10 नंबर का आएगा. When courts are free from political pressure, they can deliver impartial justice. The Supreme Court of India has, through its many landmark judgments, ensured that the rights of every citizen are protected, irrespective of their social or economic status. Article 21 of the Constitution guarantees not only the right to life but also the right to live with dignity. ठीक है. इसको आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके लिखना है. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 16 का आपको हिंदी टू इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. समान नागरिक संहिता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो. यह संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत वर्णित है. इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है. ठीक है. सो विद दिस हमारा ये जो मॉक टेस्ट है सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं. आई होप आपने हर क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके जहाँ भी आपको ज़रूरत लगी है. और क्वेश्चंस किस तरीके के लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना. कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप ग्रामर में या कुछ भी कोई ऐसे का टॉपिक जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि आप लिख नहीं पा रहे हो किसी ऐसे के टॉपिक में या कोई लेटर में या कोई भी आपको डाउट हो
तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे और भी वीडियोस आएंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, सोल्यूशन आपको वहीं पर ही मिलेगा, मॉडल आंसर जितने भी हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।